तो मैं भी स्केचिंग कर रहा था, तो कुछ पॉइंट जो मैंने समझे स्केचिंग करते वक्त, तो मुझे लगा ये चीज़ भी हमके साथ शेयर करनी चाहिए। कुछ गलतियाँ जो मैं बार बार कर दे रहा था, ये चीज़ जानने के बावजूद भी ये गलतियाँ मुझे नहीं करनी है, फिर भी मैं उन गलतियों को बार बार कर रहा था। तो मुझे लगा हो सकता है आप भी ये गलतियाँ कर रहे हो, तो आपके भी साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, लर्निंग आपके भी साथ शेयर करनी चाहिए। तो इस स्केचिंग लेसन को अच्छे से दिखना, सारे पॉइंटर्स को अच्छे से समझना। अब जो अप्रोच है वो सेम ही रहती है, चाहे हम फाइनल आर्ट वर्क बना रहे हो, चाहे हम स्केच बना रहे हो। हमारा पहले गोल होता है कि हम उसे सिंप्लीफाई करें। पहले हम उसमें मार्किंग लगाएंगे, कौन चीज़ कहाँ पर आएगी, उसका एंगल है वो कैसा है, तो हम पहले मार्किंग लगा लेंगे कौन चीज़ कहाँ पर आएगी। फिर उसमें आगे चीज़ों को ऐड करें। अब मैंने पहले यहाँ पर हल्के हाथ से मार्किंग लगाई कि कौन चीज़ कहाँ पर आएगी, फिर मैं आगे चीज़ों को इसमें ऐड करूँगा। अब चाहे आप स्केच बना रहे हो, चाहे आप फाइनल आर्ट वर्क बना रहे हो, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं वो सेम ही रहते हैं। किस तरह से प्रोपोर्शन को सही रखना है, किस तरह से प्लेसमेंट है उन्हें सही रखना है, तो वो सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं। बस फ़र्क ये पड़ जाता है कि जब हम स्केच कर रहे हैं तो वहाँ पर ये सारी प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती है, हम क्विक जज कर रहे होते हैं। जो भी प्रोपोर्शन है, जो भी एंगल है, जो भी प्लेसमेंट है, हम उन्हें क्विक जज कर रहे होते हैं। क्योंकि स्केचिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हम चीज़ों को परफेक्ट बना दें। यहाँ पर हमारा गोल ये होता है कि हम क्विक लाइन एंगल प्रोपोर्शन को जज करें, और जो भी हम चीज़ बना रहे हैं उसका जो फील है उसे कैप्चर कर पाएँ। अब वैसे तो स्केचिंग के बहुत सारे बेनिफिट हैं जिनकी हम आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन जब भी किसी भी बिगिनर आर्टिस्ट से कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्केचिंग कीजिए, इससे आपकी जो ड्राइंग है वो इम्प्रूव होगी, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो होता है कौन सा मटेरियल हम यूज करें, कौन सा पेपर बेस्ट रहेगा, कौन सी पेंसिल बेस्ट रहेगी। तो इन सारी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं, जो एक्चुअल चीज़ है उसमें ध्यान नहीं देते हैं, बस मटेरियल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मटेरियल्स में हमको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ों को सिंपल रखना है। क्योंकि इस बात को समझिए, आप यहाँ पर फाइनल आर्ट वर्क नहीं बना रहे हो, आप यहाँ पर बना रहे हो स्केचेस। जब हम फाइनल आर्ट वर्क बना रहे होते हैं तो वहाँ पर ज़रूरी होता है कि हम एक अच्छे पेपर का यूज़ करें, क्योंकि वहाँ पर हम लेयर्स में काम कर रहे होते हैं। तो पेपर का थोड़ा सा मोटा होना या अच्छी क्वालिटी का होना ज़रूरी है, क्योंकि वो उस जो हम लेयरिंग करने वाले हैं उस पेपर पर, वो उन लेयर को झेल सके। और थोड़ी अच्छी पेंसिल का होना ज़रूरी है। लेकिन जब आप स्केच कर रहे हो तो आप कोई भी इसमें लेयर नहीं दे रहे हो, कोई भी इसमें ज़्यादा शेडिंग नहीं करने वाले हो, आप केवल लाइंस पर अपने काम करोगे। क्योंकि यहाँ पर हमारा गोल होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग वाले पार्ट पर वर्क करें, हम अपनी लाइंस पर वर्क करें। हमें किसी भी सब्जेक्ट मैटर को किस तरह से अप्रोच करना है उस कॉन्फिडेंस पर काम करें, जिसके लिए किसी भी एक्सपेंसिव मटेरियल्स का होना कोई भी ज़रूरी नहीं है। कोई सा भी पेपर आप यूज कर सकते हो जहाँ पर आप लाइन खींच सको, जिस पेपर पे आप लाइन ड्रॉ कर सकें और जिस टूल से आप ड्रॉ कर सकें, तो वो चीज़ आप यूज कर सकते हैं। आप किसी भी नॉर्मल से पेपर, किसी भी नॉर्मल से पेंसिल पेन का यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पर एक 3 रुपये वाला पेन यूज कर रहा हूँ, और जो पेपर मैं यूज कर रहा हूँ वो नोटबुक है 50 रुपये वाली, जो कि आपको कहीं भी स्टेशनरी की दुकान पर मिल जाएगी, जिसमें कि बिल्कुल ब्लैंक पेपर होते हैं बिना लाइन के। तो आप जितना चाहें उतना प्रैक्टिस कर सकते हैं इन पेपर पर, क्योंकि यहाँ पर आपको ये डर नहीं रहेगा कि मेरा तो पेपर एक्सपेंसिव है या महंगा पेपर है तो वो ख़राब हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, और यहाँ पर पेपर ख़राब भी हो गया तो यहाँ पर कोई भी डरने की बात नहीं, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाओगे। और स्टार्टिंग में ज़रूरी होता है आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ड्राइंग वाले पार्ट पर वर्क करो। अब इसको क्विक ड्रॉ करने के बाद मैंने इसमें थोड़ी हैचिंग ऐड की, जिससे इसमें लाइटनेस और डार्कनेस को मैं दिखा सकूं, जिससे इसमें एक डेप्थ क्रिएट हो। अगर आप चाहो तो इसे लाइंस ड्रॉ करने के बाद ही छोड़ सकते हो, और आप इसमें हैचिंग भी ऐड कर सकते हो जिससे में थोड़ा सा डेप्थ आए। अब आपको एक स्केच को ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आपने कोई उसके लाइन सिंगल प्रोपोर्शन को जज किया, उसे ड्रॉ किया, थोड़ी बहुत उसमें हैचिंग ऐड की, और बस उसे वहीं पर छोड़ दिया, और आपको दूसरे नेक्स्ट स्केच के ऊपर मूव कर जाना है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। मुझे लगभग यहाँ पर एक स्केच जो 7 से 8 मिनट का टाइम लग रहा है, मैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ। उसमें डिटेल्स को, छोटी बड़ी कर्व्स को, इन सारी चीज़ इग्नोर करना है। डिटेल्स को आपको ऐड ही नहीं करना है, और थोड़ी बहुत जो भी गलती हो रही होगी, थोड़ी बहुत गलती, उसे आपको इग्नोर करना है। आपको हर चीज़ को परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा बिना आर्टिस्ट यही गलती करते हैं, वो हर चीज़ को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। इस बात को समझिए, आप स्केच बना रहे हैं ना कि फाइनल आर्ट वर्क। तो आपको जो भी हल्की फुल्की मिस्टेक दिख रही है अपने स्केच में, उन्हें आपको इग्नोर करना है। आपको उसमें टाइम नहीं देना है उन्हें सुधारने के लिए। अब जो मैं दूसरा पॉइंट बोलने वाला हूँ वो इससे बिल्कुल ही अपोजिट है। आपको अपनी मिस्टेक्स को इग्नोर नहीं करना है। अब ये दोनों बातें आपको बिल्कुल ही अपोजिट लग रही होंगी। पहले तो मैं कह रहा था कि मिस्टेक्स को इग्नोर करना है,
अब मैं कह रहा हूँ मिस्टेक्स को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इस बात को समझिए, क्योंकि जो आपकी जो ग्रोथ होगी वो तभी होगी जब आप मिस्टेक्स को समझोगे कहाँ पर मेरी मिस्टेक हो रही है और आप उसको सुधारोगे अगली बार। मेरा कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि आपको जो आपने स्केच बनाया उसमें गलतियों को सुधारने में टाइम नहीं देना है। आपको ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पर गलती हो रही है। जब आप नेक्स्ट स्केच पर मूव करो, थोड़ा सा हल्का रुक के ऑब्जर्व करो कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है और उसे अगले स्केच में उसे सुधारने की कोशिश करो। जब आप इस तरह से मिस्टेक्स को सुधारोगे, आप ऑब्जर्व करोगे मिस्टेक को कहाँ पर मिस्टेक हो रही है और अगले स्केच में उसे सुधारने की कोशिश करोगे, तो जब आप इस माइंडसेट के साथ स्केचिंग करोगे तब आपको एक्चुअल में ग्रोथ दिखेगी। क्योंकि आपकी एक्चुअल में ग्रोथ तभी होगी जब आप अपनी मिस्टेक्स को फाइंड कर रहे हो और उसे अगले स्केचेस में उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हो। आप देख रहे हो कहीं मैं ज़्यादा उसमें डिटेल तो नहीं ऐड कर रहा, कहीं मेरी जो प्रपोजन है वो ज़्यादा गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं जो मेरी प्लेसमेंट है वो ज़्यादा गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कहीं मैं लाइन्स को ज़्यादा डार्क तो नहीं कर दे रहा हूँ। तो इस तरह जब अपनी मिस्टेक्स को फाइंड करोगे तब आपकी एक्चुअल में ग्रोथ होगी और आप उसे सुधारते जाओगे। तो जब आप इस हैबिट को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अप्लाई करोगे तब आपको एक्चुअल में ग्रोथ दिखेगी। ज़्यादातर हमने लोगों ने सुना है कि स्केचिंग करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्केचिंग करनी चाहिए। अगर आप अंधाधुंध स्केचिंग करते रहोगे बिना ऑब्जर्व किए कि कहाँ पर आपकी गलती हो रही है कहाँ पर नहीं हो रही है, तब आपकी ग्रोथ नहीं होगी। और ये हैबिट, ये माइंडसेट आपको ओवरऑल आर्ट में ग्रो करने में हेल्प करेगा। चाहे आप स्केच कर रहे हो, चाहे आप फाइन आर्ट कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, ये चीज़ आपको हेल्प करेगी ग्रो करने में। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को अपनी मिस्टेक ही नहीं दिखती है कि वो कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। वो ख़राब भी बना रहे होंगे तो भी उन्हें लग रहा है हाँ मैं सही कर रहा हूँ। क्योंकि इस बात को समझ यार, आपको आपको मिस्टेक ही नहीं दिख रही है, आप गलत को भी सही समझ रहे हो, तो आप उसे सुधारने की कोशिश तो कभी करोगे ही नहीं। वहीं पर अगर आपको लग रहा है कि मुझसे तो नहीं हो रहा है, मेरे तो हर एक स्केच खराब बन रहे हैं, मेरे में तो आँख सही नहीं बन रही है, मेरे में तो नाक नहीं सही बन रही है, मेरे प्रपोर्शन सही नहीं बन रहे हैं, तब इस चीज़ को आपको एक पॉजिटिव नज़रिए से देखना है कि मुझे तो मेरी गलतियाँ दिख रही हैं, अब मैं इसे सुधार पाऊंगा। अब यहीं पर पॉइंट आता है कि आपको अपने आप को ओवर जज नहीं करना है, लेकिन आपको अपने आप को जज भी करना है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन आपको अपने आप को ओवर जज नहीं करना है। जब मैं इन स्केचेस को कर रहा था तो मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ओवर जज कर रहा था। ये चीज़ जानने के बावजूद भी कि मुझे अपने आप को ओवर जज नहीं करना है, फिर भी मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ओवर जज कर रहा था। और ये चीज़ मेरे साथ हर बार ये चीज़ हुई है। जब भी मेरा आर्ट को लेकर 1 या 2 महीने का गैप हुआ, तब तब ये चीज़ हुई। जब गैप हुआ तब जब मैंने फिर से स्टार्ट की स्केचिंग या अपनी आर्ट को फिर से स्टार्ट किया, तो मुझे लग रहा था मैं तो पहले जैसे बना ही नहीं पा रहा हूँ, कहीं मैं अपनी स्किल को भूल तो नहीं गया। ये चीज़ लगती है, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो। और इसके लिए ज़रूरी है जब आप स्केच कर रहे हो तो आप 4-5 स्केच जब आप करो तो वहाँ पर आप बिल्कुल भी अपने आप को जज मत करो कि मैं कैसा बना रहा हूँ कैसा नहीं बना रहा हूँ। जब आप थोड़े स्केचेस करोगे तब जो आपका हाथ का फ्लो जो अभी तक नहीं था बना था वो फ्लो फिर से वापस आ जाएगा। तो अगर आपकी ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ये चीज़ क्लियर हैं तो आप जब फिर से स्केचिंग स्टार्ट करोगे तो आप फिर से उसी लेवल पर वहीं पर होगे। वहीं पर दूसरी चीज़, आपको अपने आप को जज करना है, लेकिन आपको अपने आप को ओवर जज नहीं करना है। अब इस बात को समझिए, जब आप जज करोगे तभी आपकी एक्चुअल में ग्रोथ होगी। क्योंकि जब आप जज करोगे तभी आप अपनी मिस्टेक्स को फाइंड करोगे और उन्हें सुधारोगे। अब ओवर जज करना जज करने से अलग कैसे है? क्योंकि जब आप ओवर जज करते हो तब आप बिल्कुल ही निगेटिव साइड में जा रहे होते हो। आप अपने आप को अंदर ही अंदर कह रहे होते हो कि मुझसे तो नहीं हो रहा है, मैं तो आर्ट को भूल ही गया हूँ, मैं तो अपनी स्किल को भूल गया हूँ, मुझे तो छोड़ देना चाहिए आर्ट को। लेकिन जब आप हेल्दी तरीके से जज करते हो तो आप बिल्कुल ही निगेटिव नहीं जा रहे होते हो। आप हेल्दी तरीके से देख रहे होते हो कि मेरी कहाँ पर मिस्टेक हो रही है और मैं कैसे उसे अब सुधार पाऊँगा। तो आप हेल्दी तरीके से आपको जज करना है। आपको अपने आप को ओवर जज नहीं करना है, बिल्कुल ही निगेटिव नहीं जाना है। तो ये, अब यहाँ पर मुझे जहाँ जहाँ पर लग रहा है कि जहाँ पर ज़्यादा डार्क है वहाँ पर मैं हल्के हाथ से हैचिंग को ऐड कर रहा हूँ कि यहाँ पर डार्कनेस दिखाने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर मैं हल्के हाथ से हैचिंग को ऐड कर रहा हूँ। मैं एक साथ डार्क नहीं कर दे रहा हूँ, मैं हल्के हाथ से हैचिंग को ऐड कर रहा हूँ, जिससे कि जब मैं दोबारा फिर से उसमें हैचिंग कर ऐड करूँ, ज़्यादा डार्क पार्ट दिखाऊँ, तो उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा डेप्थ आ सके। अब यहीं पर एक पॉइंट और आता है कि जब आप इसमें हैचिंग ऐड कर रहे हो तो आपको डिटेल्स में नहीं जाना है, ओवर डिटेल नहीं करना है और आपको ना ही ज़्यादा स्लो हो जाना है।
और आपको ओवर वर्क नहीं करना है, क्योंकि जब आप यहाँ पर स्लो हो जाओगे, जब आप यहाँ पर स्लो ड्रॉ करोगे, स्लो सारी चीज़ें स्लो कर रहे होगे, तो आप ऑटोमेटिकली डिटेल्स में जाने लगोगे, आप डिटेल्स को देखने लगोगे। तो आपको थोड़ा सा क्विक ड्रॉ करना है, जिससे आप डिटेल्स में नहीं जाओ, छोटी बड़ी कर्व्स तो इग्नोर कर पाओ और उससे उन चीज़ों को नहीं ड्रॉ करो। और ओवर वर्क नहीं करना है आपको, यानी आपको बहुत ही ज़्यादा हैचिंग ऐड नहीं करनी है, आपको बस हल्की फुल्की डार्कनेस और लाइटनेस को दिखाना है हैचिंग की मदद से, और बस उसको वहीं पर छोड़ देना है। अब स्केचिंग के बहुत सारे बेनिफिट हैं। जब आप स्केचिंग करते हो तो जो आपकी फ्री हैंड ड्राइंग है वो बहुत ही फास्ट इम्प्रूव होती है, क्योंकि जब आप स्केचिंग कर रहे हो तो आप कम टाइम के अंदर उस ड्राइंग वाले पार्ट की ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशन लगा पाते हो, और आप जितनी ज़्यादा रिपीटेशन लगा पाओगे जिस चीज़ की, वो उतनी ही फास्ट इम्प्रूव होगी, ये चीज़ समझिए। तो हम कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उस ड्राइंग वाले पार्ट को रिपीट कर पा रहे होते हैं स्केचिंग की मदद से, जिससे जो हमारी ड्राइंग है, फ्री हैंड ड्राइंग, वो बहुत ही फास्ट इम्प्रूव होती है। वहीं पर जब हम फाइनल आर्ट वर्क बना रहे होते हैं तो वहाँ पर हम कुछ समय के लिए ड्राइंग वाले पार्ट पर वर्क कर रहे होते हैं, और बाकी के टाइम आप उसमें शेडिंग कर रहे होते हो, ब्लेंडिंग कर रहे होते हो, डिटेलिंग को ऐड कर रहे होते हो, कलरिंग कर रहे होते हो, तो उसमें बहुत सारा टाइम जाता है। तो एज ए बिगिनर आर्टिस्ट आपका पहले ड्राइंग वाले पार्ट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि फाउंडेशन है किसी भी आर्ट वर्क का, किसी भी पेंटिंग का। अगर ये चीज़ सही नहीं है तो आप कितनी भी उसमें डिटेलिंग, शेडिंग, कलरिंग कुछ भी कर लो, वो गलत ही दिखेगा। तो पहले ज़रूरी है आपका ड्राइंग वाला पार्ट, उसका स्ट्रॉन्ग होना। तो जब आप स्केचिंग ज़्यादा से ज़्यादा करोगे स्टार्टिंग में, तब जो आपका ड्राइंग वाला पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होगा। आपको हर एक चीज़ को ड्रॉ करना है, जो भी आपको अपने आसपास दिख रही हैं, जो भी चीज़ें दिख रही हैं, उन हर चीज़ को ड्रॉ करना है, जिसके लिए एक इंटरनेशनली आर्टिस्ट लाइन भी शेयर करते हैं, ड्रॉ व्हाट यू सी। आपको वो सारी चीज़ें ड्रॉ करनी है जो आप देख रहे हो अपने आसपास, और जब आप उन सारी चीज़ों को ड्रॉ कर पाओ जो आप देख रहे हो, तब आप समझना कि जो आपका ड्राइंग वाला पार्ट है वो स्ट्रांग हो गया है। और जब आप इस तरह डेली बेस पर स्केचिंग करोगे तो आपकी जो लाइन क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी, जो आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, आँखों और जो हाथ के बीच में जो कनेक्शन है वो इम्प्रूव होगा। जो आप देख पा रहे होगे उसे आप ज़्यादा बेहतर ड्रॉ कर पाओगे, और आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करोगे आप अपने स्ट्रोक पर। और जब आप इस तरह डेली बेस पर स्केचिंग करोगे तब आप नोटिस करोगे कि आप पहले से ज़्यादा क्विक कैप्चर कर पाओगे किसी भी चीज़ को अपने पेपर पर। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्केचेस बनाने हैं, आपको क्वांटिटी पे काम करना है, जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे आ जाएगी क्वांटिटी के साथ। अगर आप ओल्ड मास्टर्स को भी देखोगे, जैसे कि जॉन सिंगर सार्जेंट हैं, बुगारो हैं, माइकल एंजेलो हैं, तो उन्होंने भी स्केचिंग की इम्पोर्टेंस को समझा है। जब आप उनके स्केचेस को देखते हो तो आपको समझ में आता है कि उन्होंने हज़ारों की तादाद में स्केचेस किए हैं, क्योंकि वो स्केचेस की इम्पोर्टेंस को समझते थे। क्योंकि हम स्केचेस में बिना डरे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लाइट एंड डार्क को स्टडी कर सकते हैं, और अपने आइडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन स्केचेस के फॉर्म में, जो कि मास्टर आर्टिस्ट बहुत ही ज़्यादा किया करते थे। और जब आप इस तरह स्केचेस करते रहते हो डेली बेस पे, तो ये चीज़ हमारे फाइनल आर्टवर्क में झलकती है। जो स्केचेस हैं वो रिहर्सल हैं, बिहाइंड द सीन है, और जो भी हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो चीज़ हमारे फाइनल आर्टवर्क में झलकती है। जो भी हमने यहाँ पर कॉन्फिडेंस गेन किया है अपने स्ट्रोक्स पर, जो हमारी स्ट्रोक्स की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई है, वो सारी चीज़ें हमें दिखती हैं अपने फाइनल आर्टवर्क में। जो भी हमने यहाँ पर चीज़ें गेन की हैं स्केचिंग करते वक्त, वो सारी चीज़ें हमें फाइनल आर्टवर्क में दिखती हैं। लेकिन यहीं पर ज़्यादातर बिना आर्टिस्ट मिस्टेक करते हैं, वो अपने स्केचेस को फाइनल आर्टवर्क की तरह ट्रीट करते हैं, उसे सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस बात को समझिए, ये बिहाइंड द सीन है, ये हमारे फाइनल आर्टवर्क नहीं है। यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम अपनी लर्निंग के लिए स्केचेस को करते हैं, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए कि हमने कितने सुंदर स्केचेस बनाए हैं। और जब हम सोशल मीडिया पर आर्टवर्क देखते हैं किन्हीं भी आर्टिस्टों के, डिटेल आर्टवर्क देखते हैं, फाइनल आर्टवर्क देखते हैं, तो हमें लगता है कि वो इस तरह से केवल यही यही फाइनल आर्टवर्क बनाते हैं। लेकिन जो बिहाइंड द सीन, वो डेली बेस पे इस तरह स्केचेस कर रहे होते हैं, जहाँ से एक्चुअल में ग्रोथ आती है। जो आप वहाँ पर आर्टवर्क देखते हैं वो उनके फाइनल आर्टवर्क हैं, ना कि स्केचेस। तो जो एक्चुअल ग्रोथ आती है वो इन इस तरह से जो स्केचेस वो करते हैं डेली बेस पर, वहाँ से आती है, जो कि बिहाइंड द सीन है, जो कि ज़्यादातर आर्टिस्ट सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, स्केचेस इतने सुंदर नहीं होते हैं कि जो वो वहाँ पर पोस्ट करें, जो कि लोग ज़्यादा उसमें लाइक करें, कमेंट करें।
तो सिंपल सी बात है, स्केचेस इतने सुंदर नहीं होते हैं जो वहाँ पर लोग पसंद करें। तो इसलिए वहाँ पर वो स्केचेस को पोस्ट नहीं करते हैं, वो अपने फाइनल आर्डर को केवल शो करते हैं वहाँ पर, क्योंकि फाइनल आर्डर हैं वो लोगों द्वारा ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। और जो अभी आप देख रहे हो वो चीज़ बिहाइंड द सीन है, वो चीज़ बिहाइंड द सीन चल रही होती है, लेकिन हमें केवल यही लगता है कि ये आर्टिस्ट केवल फाइनल आर्डर बनाते हैं। तो ये भी चीज़ें होती हैं बिहाइंड द सीन जो एक्चुअल में ग्रोथ देती हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्केचिंग पर ध्यान देना है स्टार्टिंग में, जिससे आपको एक्चुअल में ग्रोथ दिखे। आपको चीज़ों के पीछे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जो भी आपको डिटेल वर्क दिख रहे हैं, जो भी आपको हाइपर इलास्टिक फोटोरियलिज्म और बहुत ही सुंदर सुंदर आर्ट वर्क दिख रहे हैं, उनके पीछे अट्रैक्ट नहीं होना है। आपको एक्चुअल में अपनी लर्निंग पर काम करना है। आपको अपने आपको स्केचेस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे आपका जो ड्राइंग वाला पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो पाए और एज एन आर्टिस्ट आपकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डेवलप हो पाए। तो यहाँ पर ये कुछ स्केचेस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये चीज़ बिहाइंड द सीन होती है जो कि आर्टिस्टों द्वारा शेयर नहीं की जाती है। अब यहाँ पर देखिए जो मेरे स्केचेस हैं वो किस तरह से दिख रहे हैं। कोई भी एक सुंदर नहीं दिख रहे हैं, कोई भी डिटेलिंग नहीं ऐड की है, सब ऐसे रफ स्केच हैं, कोई भी फाइनल नहीं किए गए हैं। तो इस तरह से स्केचेस आर्टिस्टों द्वारा की जाती हैं, जिससे कि उनका ड्राइंग वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग हो पाए, उनकी लाइन क्वालिटी इंप्रूव हो पाए, उनका जो कॉन्फिडेंस है किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्जेक्ट मैटर को अप्रोच करने का, वो चीज़ बढ़े। तो इन सारे कुछ कारणों से वो स्केच करते हैं। और स्केच करने के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कि यहाँ पर सील वाले आप स्केच में देखो तो वहाँ पर मैंने केवल लाइन्स पर फोकस किया है, अपने लाइन्स की लाइन के जो गेस्चर है उसके फ्लो पर केवल फोकस किया है, मैंने वहाँ पर हैचिंग ऐड नहीं की है। तो स्केचिंग करने के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। कई बार हम स्केचेस करते हैं वैल्यू को स्टडी करने के लिए, लाइटनेस और डार्कनेस को स्टडी करने के लिए। कई बार हम स्केचेस करते हैं जहाँ पर हमारा फोकस केवल लाइन्स पर होता है, हमारे लाइन्स के फ्लो पर, कि उसका जो फ्लो है वो कैसा है, लाइन्स की क्वालिटी पर, जो एनर्जी है लाइन की, वो स्ट्रोक की जो एनर्जी है वो कैसी है, उस पर फोकस होता है, जिससे कि जो हमारे स्ट्रोक है उन पर कॉन्फिडेंस बढ़े। तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के स्केचेस दिख रहे हैं। किसी स्केच में मैंने हैचिंग ऐड की है, किसी में हैचिंग ऐड नहीं की है, कहीं पर मैंने केवल लाइन्स पर फोकस किया है। तो इस तरह से स्केच करने के अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, फिर भी हम उसे स्केच कहते हैं। उसका जो इंटेंशन है वो क्या रहा है, उस पर हम ध्यान देते हैं। अगर आप स्केचेस में ध्यान से देखेंगे तो मैंने कहीं पर भी डिटेल्स ऐड करने की कोशिश नहीं की है कि एक एक नाक, एक एक आँख बनाई हो या एक एक नाक को बनाया हो, लिप्स को बनाया हो। मैंने केवल उसकी जो फील है उसे कैप्चर करने की कोशिश की है। अगर इसमें आप देखेंगे तो इसमें मैंने लाइटनेस और डार्कनेस पर केवल फोकस किया है। तो इस तरह अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे स्केच करने के। ये तो मैंने कुछ झलक दिखाई आपको स्केचेस की। ऐसे स्केचेस मेरे स्केच में बहुत सारे भरे पड़े हैं। तो जो स्केचेस हैं वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा ये चीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आगे आप इस तरह की वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना स्केच, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप आगे इस तरह के लेसन चाहते हो। और आपके जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं अभी एक 16 पार्ट की सीरीज ला रहा हूँ, मास्टर फ्री हैंड ड्राइंग, जो कि इंस्टाग्राम पर आपको देखने को मिलेगी। हाँ, वो यूट्यूब पर भी देखने को मिलेगी, लेकिन इंस्टाग्राम पर मैं और भी नॉलेजेबल कंटेंट डालते रहता हूँ, तो वहाँ पर भी फॉलो जरूर कर लेना। एंड वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियो वैल्यूबल लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे कर लेना, जिससे आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। नॉलेजेबल लगा हो, वैल्यूबल लगा हो, तो इस वीडियो को